नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शिवसेना ने कहा है कि अगर विधायक चाहते हैं तो हम महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आने को तैयार है। शिवसेना का यह बयान तब आया जब बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी से 49 विधायकों के एक साथ होने की एक तस्वीर जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएम आवास वर्षा छोड़कर मातोश्री पहुंच गए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बागी विधायक सामने बैठकर बात करें। वहीं पार्टी प्रवक्ता संजय राउत अब भी दावा कर रहे हैं कि शिंदे के साथ मौजूद 24 विधायक अब भी हमारे साथ हैं और सदन में वो बहुमत साबित कर देंगे। वहीं शिंदे को 3 सांसदों का साथ मिल गया है। बागी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर भड़काऊ आरोप लगाए। इस पत्र में उद्धव पर मुलाकात न करने और आदित्य को अकेले अयोध्या भेजने का आरोप भी है। वहीं विधायकों की तस्वीर जारी होने के बाद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि बागी विधायक 24 घंटे में वापस आए और सामने बैठकर बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन तोड़ने को तैयार है। संजय राउत ने यह भी साथ कहा है कि उनकी सरकार फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर देगी, क्योंकि शिंदे के साथ मौजूद विधायकों में से 24 उनके साथ है और वो वापस लौटना चाहते हैं। शिवसेना के इस बयान के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई। हालांकि कांग्रेस अब भी इसे शिवसेना का आंतरिक मामला ही बता रही है। वहीं कुछ जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि शिवसेना का बीजेपी के साथ जाने की सुनियोजित रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि नई सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो आदित्य ठाकरे को उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। उद्धव ठाकरे शिवसेना अध्यक्ष बने रहेंगे, बताया ये भी जा रहा है। लेकिन शिवसेना फिलहाल आर पार की लड़ाई के मुद्रा में है और संजय राउत अब भी दोहरा रहे हैं कि बागियों में मुंबई आने की हिम्मत नहीं है और बीजेपी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा है। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। बीजेपी का कहना है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बगावत का खर्च कौन उठा रहा है। बागियों को गुजरात के 5 स्टार होटल ले जाने और फिर वहां से गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू में ठहराने का खर्चा आखिर कहां से आ रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई के डर दिखाकर विधायकों को एकजुट किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच झेल रही शिवसेना सांसद भावना गवली ने तो उद्धव को पत्र लिखकर बागियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग रखी है। बताया ये भी जा रहा है कि 8 से 9 सांसद अब शिंदे कैंप के साथ जुड़ गए हैं। बहरहाल शिंदे को अपने साथ शिवसेना के 37 विधायक जुटने का इंतजार है। जब तक 2/3 विधायक नहीं हो जाते तब तक वो पार्टी के सिंबल पर अपना दावा नहीं ठोक सकते हैं और बागी विधायकों की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट की अगर हम बात करें तो फ्लोर टेस्ट में अगर ये विधायक नहीं पहुंचते हैं तो सदन में सरकार के लिए बहुमत सिद्ध करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बात महाराष्ट्र की सियासत की होगी, क्योंकि शिवसेना ने कहा है कि अगर विधायक चाहते हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने को तैयार है। तो क्या झुक गई है शिवसेना, क्या झुक गए हैं उद्धव ठाकरे, ये एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। और एकनाथ शिंदे जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से फोटो वायरल हो रही है, उसके साथ भी कई यहाँ पे मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना का ये बयान तब आया है जब बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी से 49 विधायकों के एक साथ होने की जो तस्वीर है वो जारी की है। आपको बता दें कि सीएम आवास भी छोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने और वर्षा छोड़कर मातोश्री पहुंच गए हैं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि बागी विधायक सामने बैठकर बात करें,
संजय राउत भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि शिंदे के साथ मौजूद 24 विधायक अब भी हमारे साथ हैं और सदन में वो बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन किसके दावे में कितनी सच्चाई है और दम है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। शिंदे को 3 सांसदों का साथ भी मिल गया है और ऐसे में अभी तक विधायकों के साथ होने की ही बात की जा रही थी, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे के साथ सांसद भी हैं। बागियों ने उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को दिन में तारे दिखा दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में देखने के लिए मिल रहे हैं वो उद्धव ठाकरे समेत तमाम और पार्टी, कांग्रेस या एनसीपी के लिए वाकई सही नहीं है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, रत्नेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। गणेश मूल्य पाटिल है, प्रवक्ता है एनसीपी के, बहुत स्वागत है पाटिल साहब आपका। और रवि अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, रवि जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ दिलीप तिवारी जी जुड़ गए हैं, नेता है शिवसेना के, दिलीप जी आपका भी बहुत, माफ कीजिएगा गिरीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत फिलहाल हम करते हैं गिरीश जी के साथ ही। गिरीश जी, कितनी बड़ी ये कहा जा सकता है कि मुसीबत की घड़ी है फिलहाल उद्धव ठाकरे पर या महाराष्ट्र की सरकार पर? जी मैम, सबसे पहले आपको हार्दिक धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि शिवसेना वो पार्टी है, शिवसेना वो सिंबल है देश में जो कि मुसीबत को मुसीबत नहीं मानती है, खेल मानती है। और आपके चैनल के जरिए आप सभी, चलिए बता दीजिए, खेल में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आप मुसीबत को मुसीबत नहीं मानते, खेल मान रहे हैं, तो खेल में मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है मैम। और मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के भीतर ये जो भी कुछ हुआ है एकदम सामान्य स्तर पे आ जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा और हमारी पार्टी पुनः पूर्ण तरीके से सत्ता में काबिज होगी। और जो भी विपक्षी पार्टियों ने कुछ जो भी गतिविधियां की हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं कि जो नहीं की जानी चाहिए, सब कुछ शांत हो जाएगा। हमारे जो भी बागी विधायक हैं, जो भी सांसद महोदय शिंदे साहब हैं, वो हमारे शिवसैनिक रहे हैं, हमारे शिवसैनिक रहेंगे वो, क्योंकि वो बालाजी साहब ठाकरे के सैनिक रहे, इसलिए वो स्वतः हमारी पार्टी से जुड़ेंगे और हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन बार बार आप लोगों के अनुरोध करने के बाद भी मुंबई तो कोई नहीं आ रहा सर। मैम, उसका कारण है हमारे जो शिवसेना के विधायक हैं, वो उनको किसी दबाव में रखा गया है। अच्छा, ये तस्वीरें तो जो जारी की जा रही है सर, वो तो ये बता रही है कि चार्टर्ड में बैठे हुए हैं तमाम नेता जो आपके यहाँ पर आ गए वापस, वही कह रहे हैं कि हमें तो किडनैप करके लेके जाया जा रहा था, इंजेक्शन लगा दिया गया था, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन वो तो आराम से सर पार्टी मना रहे हैं, चार्टर्ड में बैठे हुए हैं, अपने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि देखिए उनको किडनैप किया जा रहा है, तमाम चीजें। देखिए, हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के और। ऐसा ये जो भी कुछ है, देखिए ये समाज है, दुनिया है, आप सभी जानते हैं कि कुछ होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। क्या है सर, बताइए हमें, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, और क्या दिखाया जा रहा है? नहीं, दिखाया जो जा रहा है वो भी आपके सामने जो है वो सब कुछ सबके सामने, देश के सामने आ जाएगा बहुत जल्द। और माननीय संजय राउत साहब प्रवक्ता जी के संपर्क में सभी विधायक हैं। और नहीं सर, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं साफ करना चाहती हूं, आपसे कुछ सवाल ऐसे करना चाहती हूं जिससे कि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा सकूं। अब सवाल ये है कि वर्षा को छोड़कर मातोश्री में उद्धव ठाकरे क्यों शिफ्ट हो गए हैं? जी ठीक है। आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री क्यों हटा लिया? जी ठीक है मैम, ये जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वर्षा छोड़ करके जो माननीय उद्धव ठाकरे साहब गए, मातेश्वरी जो कि बाला साहेब का एक आदर्श निवास रहा है, वो जब भी चिंतन मनन मंथन करते थे तो मातेश्वरी में ही करते थे, किसी भी समस्या की घड़ी में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में। तो वो इनका एक फैमिली मैटर है, उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे मंथन किया अपने सभी कार्यकर्ताओं, जो विशेष कार्यकर्ता है उनके साथ।
और ऐसी कोई बात नहीं कि छोड़ के चले गए हैं, ये बस एक भ्रांति मात्र है बस। आदित्य ठाकरे का बता दीजिए सर, क्यों ये ट्विटर हैंडल से बता दिया, हटा दिया आप मंत्री? मैम ट्विटर हैंडल से मंत्री हटा दिया, लेकिन ट्विटर हैंडल में और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में दोनों में बहुत फर्क होता है। मुझसे बेहतर आप ये जानते हैं। नहीं, आप स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे ना। आप खेले की बात कर रहे हैं, लेकिन जो खेला आपके साथ हो रहा है वो आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। लेकिन सीधे सीधे आरोप अश्विनी जी आप लोगों पे लग रहे हैं। ये खेले के पीछे तो आपका हाथ है सर, ये खेला तो आप करवा रहे हैं अश्विनी जी। नेहा जी देखिए, कौन करा रहा है ये स्पष्ट है एकदम। ये खेला कोई करा नहीं रहा है, ये उद्धव जी के साथ उनके घर में ही खेला हो गया है। ये कोई खेला नहीं करा रहा है, कोई इसके पीछे नहीं है। ये पहली बार हुआ है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी विचारधारा से भी हट गए और अस्तित्व तो बचा नहीं। ये उद्धव ठाकरे जी के साथ बहुत बड़ा काम हुआ है, ये कांड हो गया उनके साथ, खेला हो गया उनके साथ और उनके परिवार के सदस्यों ने किया। उसमें सबसे बड़ा देखिए सीधी सीधी बात है कि अगर जब ये दल बदल कानून बना था तो ये इसलिए बना था कि 2/3 से ऊपर लोग आएंगे एक साथ, इतने हो नहीं सकते। यानी इतने होने का मतलब कि पूरी पार्टी अपने नेतृत्व से रुष्ट है। तो आज जो संख्या बल दिख रहा है, मूल प्रश्न ये है कि आज संख्या बल जितना दिख रहा है, 37 दिखे, 42 दिखे, 43 दिखे, यानी कि शिवसेना के नेतृत्व से ये सारे माननीय विधायक लोग नाराज थे। तो आज खेला इनके घर में हुआ है। ये पहली बार, इतना सरकारें बहुत बनी है, बिगड़ी हैं, लेकिन बहुत पहली बार देखने को मिल रहा है कि 2/3 से ज्यादा लोग ये जो है 3/4 से ज्यादा लोग जाके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं कि हम आप ये मानेंगे तो हम आएंगे। और आज देखिए किस तरीके से संजय राउत जी का बयान बदल गया। संजय राउत जी ने कल तक तो बहुत बोलते थे आ जाए भैया, अभी भी रास्ता है। आज बोल रहे हैं कि अगर तुम मिल जाओ अगाड़ी छोड़ देंगे, हम गाना गा रहे हैं वो। तो ये चीजें जो है बहुत ही, ये मानना है कि ये लोग अब इस समय डिफेंसिव हो चुके हैं। इनको पता चल गया है कि हमारा नेतृत्व की कोई पकड़ शिवसेना पर नहीं रही, अब वो शिवसेना हमारे हाथ से जा चुकी है और पार्टी बचाने की कवायद चल रही है। ठीक है पाटिल साहब, भरोसे के लायक है क्या उद्धव ठाकरे? कह रहे हैं कि बागी विधायक वापस आ जाएंगे तो हम तो आघाड़ी सरकार से टाटा बाय बाय कर देंगे। ये तो धोखा देने वाली बात नहीं हो गई? बिल्कुल ये धोखा देने वाली बिल्कुल बात नहीं। जब कोई मसला सुलझाने की कोशिश चलती है तो 2 कदम कभी कभी पीछे लेना पड़ता है। और ये पहले भी मैं कहता हूँ कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और ये उनको सही अंदरूनी मामले में प्रभावित तो आप लोग भी हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप प्रभावित नहीं हो रहे, इसका प्रभाव आप लोगों पे नहीं पड़ रहा। नहीं, हमसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा प्रभावित बीजेपी हो गई है, क्योंकि वो इतने मुताबिल हो गए कि ये कभी होते हैं और हम सत्ता में आते हैं। हाँ। मैं पहले ही कहता हूँ ये कोई प्रभावित होने वाली बात नहीं है और शिवसेना और उद्धव जी बिल्कुल विश्वसनीय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवसेना ये अंदरूनी मामला अच्छी तरह से सुलझाएगी। हाँ, कभी कभी कुछ डिफेंसिव मोड लेना चाहता है, वैसे डिफेंसिव मोड ले रही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, परसों भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। थोड़ा सा जरा संयम रखिए, आपको इसका। नहीं सर, हम तो संयम रख रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर रत्नेश जी आपसे है, कांग्रेस पार्टी भी संयम रख रही है क्या? नहीं, आप संयम नहीं रख रहे और संयम तो नहीं हमारे सर, बीजेपी के रख रहे, कभी हो नहीं, हमारे संयम रखने और नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या महाराष्ट्र की सरकार हम बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, क्या गिरा पाएंगे, नहीं गिरा पाएंगे? सर ये तो आप लोगों के संयम रखने की जरूरत है यहाँ पर। और जिस बात का जिक्र, ठीक है मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए रत्नेश जी। अगर हम आपके बारे में, हम आपके अनुसार बोलेंगे तो हम आपको बोलने का मौका देंगे और नहीं बोलेंगे तो हम बीच में काट देंगे, तो फिर ये बहस में सहभाग लेने का क्या फायदा? नहीं, ठीक बात आपने कही है कि संयम रखने की जरूरत है, मैं रिस्पॉन्ड लेती हूँ। हाँ, ठीक है। रत्नेश जी, कांग्रेस पार्टी भी संयम रख रही है क्या? भरोसा है अभी उद्धव ठाकरे पे बना हुआ है? हो गया है
और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी कोरोना हुआ है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा संयम रखो। ठीक है, और मैं बात, ठीक है, ठीक। आप बोलने का मौका देंगे तब आप ठीक है, ठीक है। रत्नेश जी, जी नेहा जी बताएं, मेरी सही- आवाज आ रही है आपको? जी, संयम रखा जा रहा है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी? देखिए, महाविकास अघाड़ी जो सरकार है वो पूरी तरह सुरक्षित है और महाविकास अघाड़ी के जो 3 घटक दल है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, तीनों की तरफ से संयम रखा जा रहा है और तीनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। बस यहाँ पर नेहा जी, बस मेरा यही मानना है कि ईदर की जगह ईदर की तरह दीप लपलपाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी आ गई है कि शायद यहाँ से शिकार मिल सकते, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कोई शिकार नहीं मिलने वाला है और हमारी सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। और रही बात, आपने जो गिरी जी से पूछा कि वर्षा छोड़कर मातृश्री में उद्धव जी क्यों गए, तो देखिए कभी कभी होता है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से हमारा मन उठा जाता है, या हम वहाँ नहीं रहना चाहते तो हम अपने गांव चले जाते हैं या अपने जन्मस्थली पर चले जाते हैं। नहीं, ठीक है। एकनाथ शिंदे बाकी विधायकों के साथ, शिवसेना के विधायकों के साथ कहीं गुवाहाटी घूम रहे हैं, कभी सूरत में घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल के मजे ले रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन खलबली कांग्रेस में भी है। इस बात से इनकार किया जा सकता है क्या? एकनाथ शिंदे जी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का पैसा आ रहा है, अभी चलने दीजिए, बाद में सुधाकर सरकार में बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वो बिल्कुल तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम पर्दे के पीछे से सारा खेल रच रही है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के लिए जीभ लपलपाते हुए महाराष्ट्र में बिल्कुल आतुर हो गई है, परेशान हो गई है, ठीक है। सत्ता मिलने वाली नहीं है। ठीक है। सरकार रहेगी शिवसेना की, चाहे जिस भी तरीके से रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। मैं रवि जी का रुख करूं उससे पहले जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। अश्विनी जी, ये जो ट्रिप मार रहे हैं विधायक, ये आपकी तरफ से प्रायोजित है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रायोजित है क्या? नहीं, कहीं कोई प्रायोजित नहीं ये है। तो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, अगर रत्नेश जी के पास कहीं कोई इसका प्रमाण हो तो हमको दे दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कर रही है। इन लोगों को आरोप लगाने के अलावा कुछ आता है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। और अभी हमारे एनसीपी के नेता ने भी कहा कि उनके घर का मामला है। मैं तो अभी भी वही बात कह रहा हूं, ये तो उन्होंने एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा है, उनके घर का मामला है, शिवसेना के घर का मामला है, अंदरूनी मामला है। हम लोग इसमें कहीं नहीं है। हाँ नेहा जी, रत्नेश भाई सुन लीजिए, रत्नेश भाई सुन लीजिए। अरे रत्नेश जी सुनिए, चिल्लाइए मत, सुन लीजिए, बोलिए। केंद्र में मंत्री बनाने का लालच दिया है और कई विधायकों को मंत्री बनाने कोई चिट्ठी दिखाएंगे, कोई चिट्ठी दिखाएंगे, आपके पास कुछ है? बस ऐसे ही हवा में, राहुल गांधी की तरह हवा में राष्ट्रीय ज्योति, राष्ट्रीय विदूषक की तरह मत बात करिए भाई। आप आइए आराम से, कोई साक्ष्य हो तो बताइए आप हमको। लेकिन रत्नेश भाई सुनिए हमारी बात। अरे रत्नेश भाई, नेहा जी देखिए, अब 2 लोग ठीक चिल्लाएंगे है, तो सुन किसी लेते के पास कोई हैं, आवाज सुन नहीं लेते। जाएगी। रत्नेश जी 1 सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए। जवाब दे देता हूँ। नहीं, पहले उनका जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ ना सर। एंकर ने न्यूज चलाई है और वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रिय न्यूज चैनल है, उसके एंकर ने बस दोबारा में उनकी डिबेट में था, उन्होंने कहा ठीक है, अश्विनी जी को बोलने दीजिए सर, मैं आती हूँ। रत्नेश जी मैं आती हूँ, रुक करती हूँ आपका। ठीक है, जल्दी से रखिए अपनी बात। नेहा जी देखिए, रत्नेश भाई के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कयास लगाना है, कयास लगाते रहिए आप, कोई बात नहीं। हाँ, एक बात मैं दृढ़ता से जरूर कहूंगा कि अगर ये टूटे हुए लोग हमारे पास आते हैं तो हम सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये मैं दृढ़ता से कह रहा हूँ। कोई ऐसी बातें, हम राजनीतिक दल हैं, हम जरूर बनाएंगे, मगर कोशिश तो सर काफी हद तक पूरी हो चुकी है आप लोगों की। देवेंद्र फडणवीस जैसे ही उथल पुथल हुई, सीधा राजधानी दिल्ली का रुख कर चुके थे और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की। इन मुलाकातों के भी कई मायने निकाले जा रहे थे। खैर, मैं उस बात का जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रवि जी आपसे सवाल मेरा कि रूठों को मनाने की कोशिश तो बहुत हो रही है, क्या लगता है कि रूठे वापस आएंगे? देखिए, ये जो पूरी हलचल, सियासी हलचल आप देख रही हैं, ये 2019 से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि जिस दिन शपथ ग्रहण होना था तब अटकलें लगाई जा रही थी
कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, पर उनको नहीं बनाया गया। ये तभी से स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई थी। उसके बाद जब लगातार बात समझिए, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि मुझे हमारे विधायकों को मिलने तक नहीं दिया जाता। मातोश्री के अंदर सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को मिलने का परमिशन मिलती थी, जबकि अपने लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। यह एक बड़ा कारण बना। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व के एजेंडे पे जब सत्ता में कोई पार्टी आती है, खासकर शिवसेना जैसी पार्टी जिसने 3 दशकों तक हिंदुत्व के एजेंडे पे लड़ाई लड़ी और वहां की जनता ने उनको चुनकर भेजा, और अपने ही लोगों को जब वहां पे पूरी ट्रैक से उतरकर वहां दूसरी पार्टी जो एनसीपी और कांग्रेस से अलायंस करते हैं, तो आप समझिए एकनाथ शिंदे को एक मौका था कि इस मुद्दे को लेके, क्योंकि आज जितने विधायक उनके पास गए हैं यह सिर्फ ईडी या सीबीआई के डर से नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं अगले इलेक्शन में इनको जवाब देना है उस जनता के पास। तो इनके पास, इनको पता है कि असली आज शिवसेना का जो सवाल उठने वाला है, ये मामला हो सकता है आगे कोर्ट में भी चला जाए कि असली शिवसेना कौन सी है। सच ये है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रैक से उतर गई थी शिवसेना। आज इसी का खामियाजा उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा। खासकर अभी कुछ दिन पहले जब एकनाथ शिंदे जो है अयोध्या जाने वाले थे आदित्य ठाकरे के साथ, तो वो एयरपोर्ट पहुंचते अपने लगेज के साथ, उन्हें वहां से वापस भेज दिया जाता है। आप समझिए, एक बड़ा नेता पार्टी का जिसके डिप्टी सीएम बनने की अटकलें थी, उसको वापस भेज दिया जाता है। उसको कहीं ना कहीं बड़ी इंसल्ट की गई, बार बार की गई, जो उन्होंने ये बात कही है लगातार। तो ये सब बातें मायने रखी जाती हैं अपने आप में, और मुझे लगता है जिस प्रकार से वो बुला रहे हैं आज वापसी, तो एकनाथ शिंदे जाने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं यह एक बड़ी जो है अब तैयारी है। मुझे लगता है अभी आने वाले देखने वाला रहेगा कि आगे क्या होता है, पर मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मानने वाले हैं। बिल्कुल नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से मानने वाले हैं, क्योंकि तवज्जो नहीं दी गई, इस तरह के आरोप लगाए गए, और जब जब मिलने गए शिवसेना के विधायक, उनको अंदर नहीं आने दिया, उनसे मुलाकात नहीं की गई। और साथ ही साथ ये जो आरोप जो लगाए गए हैं ये बेहद गंभीर है। जी, आपका रुख कर रही हूँ, और सवाल यही कि इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या लगा आपको कभी ऐसा, या शिवसेना को ऐसा लगा था कि इतना बड़ा झटका मिलेगा बाकी विधायकों की तरफ से? और ये कितना बड़ा झटका है? क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से कोशिशें की जा रही है उस तरह से ये बागी जो विधायक है वो वापस आएंगे? मैम, पूर्णतया मैं कहता हूँ पूर्ण भरोसे के साथ कि हमारे सभी विधायक वापिस आएंगे। हमारी पार्टी फिर से मजबूती के साथ सत्ता पे काबिज होगी। जो भी विरोधी लगे हुए हैं, जो भी षड्यंत्र करने में, या जो भी उनकी जो भी सोच है, वो सब जाया जाएगी। और नहीं तो सर, ये क्यों कहा जा रहा है कि संजय राउत ने कहा है कि विधायक 24 घंटे में वापस आए और सामने बैठकर बात करें, कांग्रेस और एनसीपी से वो गठबंधन तोड़ने को तैयार है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस और एनसीपी के नहीं, तो संजय राउत की बात झूठी है क्या? झुटला रहे हैं आप उसको, नकार रहे हैं उसको? नहीं, बातचीत का एक जरिया, एक तरीका होता है। बातचीत का तरीका ये होता है कि जब भी आप दूरी बना के रहेंगे तो दूर रहने से बात निकलती नहीं है और समस्या का हल नहीं निकलता है। राउत साहब ने ये कहा है कि आप सभी आइए, हम सभी दल जो भी हैं, संयुक्त दल बैठ करके हम सभी बात करेंगे। समस्या क्या समस्या है, उसका क्या समाधान निकल सकता है। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी ये समस्या है नहीं, इसको सिर्फ एक रूमर के तौर पे बनाया जा रहा है और उड़ाया जा रहा है, बस मुझे यही लगता है। नहीं, जो बयान आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के या संजय राउत के या फिर शिवसेना की तरफ से किसी के भी नेता के, ये सब ऐसे ही हो रहा है? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा गलत बयान आया है। बयान एकदम जेन्युइन आया है। राउत साहब ने जो अभी दोपहर को एक स्टेटमेंट दिया है बात करने के लिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं। अगर हमारे कुछ लोग हैं किसी कारणवश नाराज है, मान लीजिए कि कुछ बात होगी, जो भी हो, तो राउत साहब ने कहा है कि हमारे आइए, उन्होंने कहा है कि आकर के बात होगी। और नहीं, वो तो मुंबई आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खतरे के बादल तो मंडराते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। ऐसे में ठीक है पाटिल साहब, ये भी तय हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अंदर खाने ये भी तय हो गया उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, और ये भी तय हो गया कि गृह मंत्रालय किसके पास आएगा। तो यानी कि सब शिवसेना के पास। ठीक है पाटिल साहब बोलेंगे, मैं आती हूँ, आपका रुख करती हूँ फिर से। जी, मुझे हंसी आ रही है कि वो, मैंने 23 साल की मेरी राजनीति है और मैं हमेशा सुनता हूँ कि हमारे सूत्रों के अनुसार ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये सूत्र कौन से है आपके पास? वो जरा सोर्स कहाँ से है, जरा मुझे जरा बता दीजिए।
अभी तक ये मसला सुलझा नहीं हुआ है। आप बोल रहे कि ये मुख्यमंत्री होंगे, वो मुख्यमंत्री हो जाएगी। मैं पहले मैं ये कह रही हूँ, खबरें ऐसी भी आ रही है सर, इन खबरों में कितनी सच्चाई है? खबरें ऐसी आ रही है और हम जो बता रहे हैं उसमें कुछ तो भी फर्क है। ये पहले आप ध्यान में रखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ही रहेंगे और उनके नेतृत्व में ये महाविकास आघाड़ी ही काम करेगी। लेकिन संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि हम महाविकास आघाड़ी को छोड़ रहे हैं, तो मतलब उनको झुटला दें। किसको झुटला रहे हम लोग? किसको झुटला है? संजय राउत साहब का बयान देखिए कि हमारे पास पहले आइए तो सही, बात तो कीजिए, बाद में देखा जाएगा। इसका वो मतलब है, वो छोड़ने की बात नहीं कर रही है। जो कुछ है आपके मन में, जो कुछ है वो सामने तो लाइए। वो गुवाहाटी में बैठ के वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सामने फेस टू फेस वो आइए तो सही। इसीलिए संजय राउत जी ने कहा है, आप उसका गलत मतलब निकाल रही है। ठीक है रवि अरोड़ा जी, संजय राउत की बातों के क्या मायने निकाले, क्या उन्होंने कहा था और उसके क्या मायने थे? देखिए, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो है उद्धव ठाकरे जब मातोश्री में वापस आ गए हैं और सरकारी निवास उन्होंने छोड़ दिया है, उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि अब वो मुख्यमंत्री पद उनका जा सकता है। वो स्पष्ट है, ये बात सब समझ रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, कांग्रेस के भी पीछे बयान आ रहे हैं कि वो भी पक्ष में बैठने को तैयार है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है। संजय राउत अपने आप में इस पूरे विवाद की बड़ी जड़ के रूप में भी देखे जा रहे हैं। आप इस बात को भी समझिए, क्योंकि श्रीमती एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं नाराज थे संजय राउत के राजनीतिक कद से, बढ़ते कद से, खासकर शिवसेना में, और यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं संजय राउत का बयान, क्योंकि वो शिवसेना का बयान है, वो अपने बयान दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बैकफुट पे पूरी तरह शिवसेना, और यह उनके मातोश्री आने से स्पष्ट हो चुका है कि अब। और लेकिन अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बाला साहब ठाकरे अगर होते तो क्या ऐसा होता? कभी कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं कारण यह है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से शिवसेना को संभालने में जो है विफल रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को और अपने सांसदों को कहीं ना कहीं समेटने में, कहीं ना कहीं संभालने में पूरी तरह से विफल दिख रहे हैं। आज की डेट में जो हालात दिख रहे हैं वो पूरी तरह से संभाल नहीं पाए, इसलिए दूसरी पार्टियां दूर से अभी देख रही हैं एंड वो देख रही कि क्या होगा आगे वाली। उनकी रणनीति उसी पे निर्भर करती है कि क्या सत्ता में बने रहेंगे या वो बाहर जाएंगे। अगर बाहर जाते हैं तो उनको पता है कि बेशक से एनसीपी कुछ भी कहे, लेकिन आने वाले टाइम में गठबंधन कौन सा आता है, क्या बनता है, यह देखने वाली बात रही। बिल्कुल, इस गठबंधन कौन सा आता है, सरकार कौन सी रहती है या कौन सी जाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन रत्नेश जी, कमलनाथ भी मुंबई पहुंचे, तमाम बैठकें हुई, इस बैठकों के क्या मायने निकाले और क्या वाकई ये भाप गए हैं कमलनाथ की अब सरकार जो है वो कुछ ही घंटों की बची है? देखिए नेहा जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में काम करेगी। अभी आपने एक चीज कहा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या कहते हैं गृह मंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। ठीक, वहां आपने एक नाम लिया कि मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस आ सकते हैं, और भाजपा के प्रवक्ता बैठकर कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई भारतीय जनता पार्टी का हाथ ही नहीं है। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहा है कि इस विवाद या बगावत के पीछे उनका कोई षड्यंत्र नहीं है, या आप लोग के सूत्र गलत हो गए। तो कहीं ना कहीं मैं पहले भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालची गीदड़ की तरह जीभ निकालकर बैठ चुकी है, वो बस महाराष्ट्र को देख रही है। और कांग्रेस नहीं, तो आप लोग अपनी सरकार को एकजुट नहीं रख पाए, विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए, तो इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की गलती है क्या? रत्नेश जी, विपक्षी, बड़ी विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो अपना काम कर रही है। अगर आप होते आप भी करते। याद रहा सरकारें गिराने का, देखिए ना इन्होंने क्या क्या किया था। अरे पीछे ये बार गंभीर आरोप आप लोगों पर क्यों लगता है अश्विनी जी? इससे पहले भी मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर सरकार कहते हैं आप लोगों ने गिरा दी और उसके बाद अपनी सरकार बनाई। कर्नाटक में भरपूर कोशिश की गई, महाराष्ट्र में किस तरह से देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस को आगे प्रोजेक्ट किया गया और शपथ तक दिलवाने की कोशिश की गई। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है सर कि ये गंभीर आरोप क्यों, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है सर, भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार आ रही है बीच में? आप अगर एक पत्रकार की हैसियत से ये सवाल पूछे तो अच्छा लगता है, मगर कांग्रेसी मित्र हमारे रत्नेश जी
ये आरोप लगाते हैं तो इनको थोड़ा सा एक आईना दिखाना चाहता हूं। 91 में बाबरी मस्जिद घटना के बाद उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त है। चलिए अच्छा रहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की शांता कुमार जी का क्या दोष था? हमारे भैरव सिंह शेखावत जी का क्या दोष था? मध्य प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री का क्या दोष था? ये 4 सरकारें बर्खास्त की गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो अभी जो हमारे रत्नेश भाई कह रहे हैं कि लोग जीभ लपलपाते हुए ये जवाब हुआ क्या? ये जवाब हुआ क्या? गिराने का ये जवाब हुआ अश्विनी जी? अगर आपने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, अगर आपने वो किया तो हम भी ये करेंगे। ये जवाब हुआ क्या आपका? मैंने एक लाइन का जवाब ये दिया कि इन्होंने ये कहा कि ये तैयार रहते हैं हमेशा, ये रत्नेश भाई कह रहे हैं। और आपके सवाल का मैं दूसरा जवाब दे रहा हूं अभी। ये मैंने कांग्रेस को जवाब दिया है। कांग्रेस को इस जवाब को सुनना चाहिए कि ये हमारी आदत नहीं है, उनकी आदत है। और अब हम अगर कर रहे हैं, अगर चलिए हम मान लीजिए आपकी बात सही हम कर रहे हैं, तो गलत क्या है भाई? गलत क्या है? अब नेहा जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मतलब आप मान रहे हैं, अब आप मान रहे हैं अश्विनी जी, आप मान रहे हैं कि ये खेला आपका है? नेहा जी अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने देखिए सवाल को 2 पार्ट में बांटा है। एक 2 पार्ट देखिए, अभी लोग गलत क्या है? मैंने तो किसी के बीच उन्होंने खुद ही कबूल किया है कि इसके पीछे वही है, क्योंकि उनका प्यार है और हमारा प्यार नफरत है। तो हम लोग ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार पार्टी का मैंने आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक से चिल्लाते रह जाइए आप लोग। महासूली अगाड़ी जो है खत्म हो चुकी है, आप लोग ठीक से चिल्लाते रह जाइए, बीजेपी आप ठीक से चिल्लाते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाई रुकिए, ठीक है, एक एक करके बात रख लेते हैं अपनी। ठीक है, एक एक करके जी 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 कबूल किया है कि ये जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में उसके खिलाफ यही है। हाँ ठीक है नेहा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। इन लोगों के ठीक है अश्विनी जी, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, कह रहे हैं आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब सुन लेते हैं अश्विनी जी को। उनका मैं जाहिर धन्यवाद देता हूँ। और बीजेपी के प्रवक्ता, अरे भाई देखिए नेहा जी, थोड़ा सा इनको शांत कराइए। ये अरे थोड़ा शांत रहिए भाई, नहीं तो फिर अगर मैं भी चिल्लाऊँ आप भी चिल्लाए, कोई मतलब नहीं है। पाटिल जी अब सुन लेते हैं। तो ये बात सभ्यता मत दिखाइए लोग। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, कोई चिल्लाएगा नहीं सर, एक एक करके बात रखेंगे। उनका अभिनंदन कीजिए। ठीक है, न्यूज चैनल में बीजेपी ने कबूल किया है कि महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे बीजेपी है। ठीक है अश्विनी जी, हो गया, चिल्ला चुके हैं, पेट में दर्द खत्म हो गया, हाजमोला लीजिए, शांत रहिए, कुछ होने वाला नहीं है, शांत रहिए जरा। मैं जवाब दे, नेहा जी का जवाब दे दूं। मैंने अब सुन लेते हैं पाटिल साहब, रत्नेश जी पाटिल जी, अनुरोध कर रही हूँ, देखिए इस तरह से नहीं होती डिबेट, एक एक करके बात करेंगे, अच्छी तरह से शालीनता के साथ हम रखेंगे अपनी बात को। नहीं अरे सम्मान करते हैं तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुन लेते हैं, सुन तो लीजिए, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट सुने तो हम लोग कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। ये इतने गंभीर प्रवक्ता लोग इतना जो है ओछी हरकत करेंगे, इसका मतलब कि इन लोगों के साथ कहानी है। अरे ओछी हरकत कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? आरोप मत लगाइए एक दूसरे पे। ठीक है सर, रखिए अपनी बात रखिए। ठीक है अश्विनी जी, आप कुछ भी बात करेंगे, जरा बात का जरा थोड़ा सा लहजा देखिए, और बात हम लोग ने गलत की। अरे लहजा आप सीखिए, बीच में आप बोल रहे गरिमा आप बनाइए, आप दूसरे से गरिमा की अपेक्षा मत करिए, जो देंगे वही पाएंगे। अगर गरिमा आप पाएंगे तो कैसे हम भी खोना चाहते हैं। शांत रहिए जरा, शांत रहिए, शांत रहिए, जो बोया आपने वही काटेंगे, शांत रहिए। नेहा जी क्या बेवकूफी कर रही है लोग, मतलब नहीं ऐसा नहीं। देखिए मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करूँ, इस तरह से नहीं होता है सर, एक एक करके बातों को रखिए, अच्छा लगता है, दर्शक भी सुन पाएंगे आप लोग क्या कह रहे हैं। ऐसे लगातार बोलते चले जा रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, मैंने तो इनके बीच में नहीं। ठीक है, आरोप लगाने की बजाय अपनी बात को रखिए अश्विनी जी। ठीक है, रखिए अपनी बात। देखिए मैंने सवाल को 2 पार्ट में किया था, अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। हाँ। ये तो मैंने कांग्रेस को जवाब दिया कि उनकी जो नीति और नियत थी वो मैंने उनको आईना दिखाया है। हाँ। अब मैं आपकी बात का जवाब ये देता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक इसमें आपको नजर आ रही हो तो आप दिखा दीजिए, हमको कोई भी चीज दिखा दीजिए। कयास लगाना, सूत्र बताना, ये तो चलता रहेगा। नहीं तो आपके विधायक के कार्यालय पर पत्थरबाजी होती है महाराष्ट्र में, क्यों होती है सर? ये तो शिवसेना के गुंडे हैं वहां पर, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई?
हमारे विधायक क्या आज पहली बार हुआ है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आप देखिए शिवसेना, पूरी शिवसेना की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं एक जगह उस घटना को छोड़कर शिवसेना कहीं भी सड़क पर निकली है? कहीं कुछ भी होता था। अभी देखिए उसका हनुमान चालीसा कांड हुआ, पूरी शिवसेना सड़क पर आ गई। लेकिन इसमें जितने शिव सैनिक हैं सब जान रहे हैं कि शिंदे जी सही कर रहे हैं और वो सब अपने अपने घरों में हैं। तो एक उद्धव ठाकरे जी फेल है इसमें। ये महाविकास अभी आघाड़ी आपने कहा कि खत्म हो रही शिवसेना है। के गुंडे, अभी आपने इसी शब्द का इस्तेमाल किया, शिवसेना के गुंडे, उन्हीं गुंडों के साथ आपने सरकार बनाई थी। गुंडों के साथ भी सरकार बनाती है कि भारतीय जनता जो गए पार्टी? हैं देखिए, फिर आपने बात को आज बात को ट्विस्ट करने के चक्कर में नहीं, उनके गुंडे जो आपने गए हैं, आपने जो लेकिन चीज बोली सर, शिवसैनिक मैं तो अपने घरों में हैं। उसी को मैंने कोट कहा कर कि रही हूं। शिव सैनिक अपने घरों में है, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। नेहा जी, आज क्या बात है? मतलब आज भारतीय जनता पार्टी बिना जो है नहीं, देखिए मैं तो निष्पक्ष होकर सवाल पूछ रही हूँ सर, आप जो बोल रहे हैं मैं उसी को कोट कर रही हूँ। मैंने सिर्फ यही कहा कि वो जो गुंडे होंगे, देखिए दो तरह के लोग हर जगह होते हैं। शिव सैनिक कहीं नहीं निकल रहा है, मैं कह तो रहा हूँ, कहीं नहीं निकल रहा है शिव सैनिक। उसको ये पता है कि शिंदे साहब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसमें हिंदुत्व का नुकसान किया इन लोगों ने। औरंगाबाद का नाम बदलना हो तो अगर बाला साहब ठाकरे जी होते, शिवसेना सावरकर साहब का अपमान कांग्रेस और एनसीपी ने किया था, बार बार महाराष्ट्र में अपमान हुआ। बाला साहब ठाकरे जी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन माननीय उद्धव ठाकरे जी ने उसको बर्दाश्त किया, आत्मसात किया। लेकिन ये असली शिव सैनिक जो थे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज ये अलग है। आज बहुत से सनातन का अपमान हुआ है वहाँ, इतना अपमान सनातन का बाला साहब ठाकरे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने अपने सरकार को बचाने के लिए, अपने मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए बहुत सी चीजें, जब हमारे साथ चुनाव जीते उसके बाद वो अलग हटकर अपनी सरकार बनाए उनके साथ, तो हमारे साथ तो गठबंधन से भागे थे वो। लेकिन जहां गए वहां पर उनको बहुत से विष पीने पड़े। जानबूझकर पिया उन्होंने या जानबूझकर पिला, उनको जो है अनजाने में पिया, ये तो अब राम जाने क्या होगा। लेकिन आज जो स्थिति है वो बहुत ही विकट है, ये देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी को कृपया दोष न दिया। ठीक है रत्नेश जी, जल्दी से बात रखिए, फिर रवि जी का रुख करते हैं। नेहा जी अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बंधु ने कहा कि 1990 की घटना के बाद 4 प्रदेशों की सरकारें क्यों गिरा दी। अब मुझे लगता है ना कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा बड़े हो गए हैं, क्योंकि ऐसा 1994 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के द्वारा उन 4 सरकारों को गिराए जाने को संवैधानिक घोषित किया गया था। तो ये लोग असंवैधानिक घोषित किया था, असंवैधानिक घोषित किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था, संवैधानिक नहीं किया था, असंवैधानिक घोषित किया था। मैं कह रहा हूँ असंवैधानिक घोषित किया था। मुंबई केस को लिया था, उसमें उसका नाम दिया गया था मुंबई केस। और पढ़िए, भ्रम मत फैलाइए, पढ़िए जाकर मुंबई केस पढ़िए। आपको कुछ पता नहीं है, बिना तैयारी के बताइए। मुंबई केस पढ़िए जाकर क्या हुआ था। असंवैधानिक घोषित किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था उसको। ठीक है रवि जी का रुख कर लेते, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं रवि अरोड़ा जी। ठीक है रत्नेश जी, काम नहीं चलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा बड़े हो गए। असंवैधानिक घोषित किया गया था उसको मुंबई केस में। आप पढ़िए रवि जी, मुंबई केस का फैसला दिखाइए। नेहा जी अपनी टीम से बोलिए, नेहा जी आपसे निवेदन है कि अपनी टीम से बोलिए, वो फैक्ट जो चेकर टीम आपकी होती है। ठीक है रवि जी का रुख कर लेते हैं सर। देखिए ठीक है नेहा जी मैं आती हूँ रत्नेश जी, फिर लौटती हूँ मैं आपके पास। रवि जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। देखिए शिवसेना, सुनिए, शिवसेना कई दशकों तक बीजेपी के साथ रही हिंदुत्व के मुद्दे पर, लेकिन जब सीट की बात आई, मुख्यमंत्री पद की बात आई, तो 2019 में वो अलायंस करती है एनसीपी और कांग्रेस के साथ। एनसीपी और कांग्रेस दोनों समर्थन देने को तैयार हो जाती, क्योंकि उनको बीजेपी को बाहर रखना था। अब बीजेपी का खेला शुरू होता है, बीजेपी ने अपना काम किया, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं पूछता हूं एनसीपी से। एनसीपी के पास गृह मंत्रालय था, लेकिन 30 से ज्यादा विधायक गुजरात पहुंच जाते हैं। क्या इतना बड़ी बात, वहां जब वहां पहुंच जाते हैं तब मोबाइल मिलाया जाता है मीटिंग के लिए, तब वहां पे मैसेज आता है, पता लगता है कि गुजरात पहुंचे हुए हैं सारे विधायक। आखिर ऐसी क्या, कैसी इंटेलिजेंस फील हो गया गृह मंत्रालय का इनका कि पता ही नहीं लग पाया इनको और सारे वहां पहुंच गए। कहीं ना कहीं एनसीपी भी पीछे जो है ये पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। पाटिल साहब,
कैसे हो गया? गृह मंत्रालय आपके पास है, आपकी तो इंटेलिजेंस फेल हो गई बिल्कुल। सरकार में रहते हुए आप तो ये पता नहीं लगा पाए सरकार पे कितना बड़ा खतरा है। ये राजकीय विश्लेषक है या बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता जी है? नहीं सर, सवाल पूछ दिया, सवाल बीजेपी के प्रवक्ता हो गए आपसे क्या? सवाल ये कौन सा तरीका है? ये दर्द बता आपके पास आंसर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन करने के लिए हमको भी क्यों बीच में गया? हम पूरी तरह से हमारे महाराष्ट्र का संरक्षण करने के लिए हमारी गृह मंत्रालय अच्छी तरह से सक्षम से काम कर रही है। नहीं तो राष्ट्रवादी का कोई मंत्री जेल में है भाई। इसमें राष्ट्रवादी का कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी मन घड़त बातें आप अपनी बात रखिए। नहीं तो ये गृह मंत्रालय किसके पास है ये बताइए? एक सेकंड, गृह मंत्रालय किसके पास है? ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो और क्या है? बोलने तो दीजिए भाई, बोलने तो दीजिए पाटिल जी को। जी पाटिल जी। गृह मंत्री जेल में है रवि जी, शायद भ्रष्टाचारी गृह मंत्री इन्हीं के आके थे, एनसीपी के इसे क्या जेल में है? पाटिल साहब जवाब दीजिए जल्दी से। क्या जवाब क्या चाहिए? क्या जवाब क्या चाहिए? कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। राष्ट्रवादी का कुछ लेना देना नहीं है और ये मन घड़त ये बातें अभी आपका लेना देना नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय आपके पास था। 30 से ज्यादा विधायक गुजरात चले जाते हैं, आपको खबर तो होनी चाहिए थी ना। रवि जी इतनी भारतीय जनता पार्टी की खुशामद के मत कीजिए। आपको एमएलसी नहीं बनाएगी, वो राज्यसभा नहीं भेजेगी, उसके लिए ये महाराष्ट्र और केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या कर रही है? इसके पीछे तो मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का हाथ रखूंगा। बचाने की थोड़ी सी बात करिए, सत्यता भी बताइए देश की जनता को। देश की जनता चाटुकारिता और खुशामद। तो फिर गुवाहाटी क्यों गई? चलो सूरत का बात मामला, गुवाहाटी कैसे गई फिर? ये पूरे केंद्रीय गृह मंत्रालय के इसके नियंत्रण में गुवाहाटी में पहुंचे है ना। अरे विधायक इनके जा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय जवाब दे। बताइए कि कितनी जो है मतलब विधायक आप लोग अपने बचा नहीं पा रहे हैं, कोई इधर से उधर घूम रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांग रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वैसे एक्चुअली आपने तो स्वीकार कर लिया ना कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, तो हम मान भी लीजिए। नहीं कितने? अरे देखिए अभी भी कह रहा हूँ, सीना खोल के कह रहा हूँ। अरे रत्नेश भाई अभी भी कह रहा हूँ, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और हमारे पास अगर वो लोग आएंगे तो हम जरूर हम जो है घंटा बजाने नहीं बैठ रहे हैं। राजनीतिक दल है, सरकार बनाएंगे। अगर वो आते हैं तो सरकार बनाएंगे। हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे पास आएंगे तो हमारे पास आएंगे। कौन आएंगे आपके पास? आपके पास कोई आने वाला नहीं है। 2.5 साल से आप यही बोल रहे हैं कि ये अच्छी बात है, आएंगे। अच्छी बात है, शुभकामनाएं। चलिए सर, ये तो देखने वाली बात होगी कौन किसके पास जाता है कौन नहीं जाता। एक सवाल मेरा रवि जी से, ठीक है, उसके लिए आप जाहिर माफी मांगे। इस चीज के लिए माफी मांगे भाई? आपने इस्तेमाल किया है, उसके लिए कह रहा हूँ मैं। कौन सी बात का? शिवसेना का गुंडों को कहा है ना आपने। अच्छा आप शिवसेना के प्रवक्ता है क्या? अभी तो रवि जी को भाजपा के प्रवक्ता है। शिवसेना के है क्या? महावसूली अघाड़ी के प्रवक्ता हैं आप? महावसूली अघाड़ी जिसका गृहमंत्री जेल में है। देखो सत्ता से बेदखल मंत्री जेल में है। 2.5 साल से आपने जो संशोधन किया है उसके आपका नवाब मलिक जेल में, गृह मंत्री आपका नागपुर से जेल में, 3 मंत्री जिसके जेल में उसी पार्टी के प्रवक्ता है क्या? और आपके तड़ी पर आपके गृह मंत्री है, उसका क्या है? महावसूली अघाड़ी। ठीक है देखिए, हम क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे अब टेक्निकल चीजें भी समझ लेते हैं सर। एक सेकंड रुक जाइए, देखिए ठीक है। वो बरी हो चुके हैं, बरी कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, कोई नहीं है अभी आप वाले अंदर है। अश्विनी जी ठीक है, रवि जी का मैं रुक कर रही हूँ। तगड़ी ऊपर है। ठीक है सर, धन्यवाद बीजेपी प्रवक्ता जी। ठीक है रवि जी, क्योंकि शिवसेना के 37 विधायक जुटने का इंतजार शिंदे कर रहे हैं और जब तक 2/3 विधायक नहीं हो जाते, हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि देखिए हमारे पास 42 विधायकों का समर्थन है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब तक 2/3 विधायक नहीं हो जाते वो पार्टी सिंबल पर अपना कहीं ना कहीं वो दावा नहीं ठोक सकते हैं और बागी विधायकों की सदस्यता पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता रहता है। तो 37 विधायक होना कितना जरूरी है अगर दल बदल करते हैं तो
कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, अगर दल बदल करते हैं तो ये तलवार तो उन पर लटक रही है, अभी तक तो लटक रही है। जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते 2/3 बहुमत नहीं ले लेते। लेकिन इतना भी तय है कि कहीं ना कहीं अब जो होगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से अभी सुगबुगाहट है, क्योंकि अभी भी वो यही बार बार एक बात कह रहे हैं कि मेरे पास और भी समर्थन है। देखिए, कुछ लोग सामने नहीं आ रहे हैं खुल के, लेकिन अभी स्पष्ट जब तक स्थिति नहीं हो जाती अभी कुछ कहना संभव नहीं है। मामला ये कोर्ट में भी जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि ये मामला अभी जहां तक अगर यहां तक अटका रहा है ये 100% कोर्ट में जाएगा। और दूसरी बात, अगर फ्लोर टेस्ट होता है, ये बागी विधायक नहीं पहुंचते हैं, तो किस तरह की स्थिति हो सकती है? अगर नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो है एक मत शिंदे साहब के लिए खतरा, मतलब सदस्यता पे भी बात आ सकती है। और उसके अलावा जो है जिस प्रकार की उनकी प्लानिंग रही होगी कहीं ना कहीं बात आएगी उस पर भी। लेकिन इतना तय है कि ये जो भी होगा वो कहीं ना कहीं फिलहाल शिवसेना के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है। ठीक है रत्नेश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रखिए। देखिए नेहा जी, पहली बात तो ये कि रवि जी ने जो अभी कहा कि सिंबल पे दावा ठोकना, तो पहले देखिए केवल 2/3 विधायक आपके साथ हो जाए तो आप किसी राजनीतिक दल के सिंबल पे दावा नहीं ठोक सकते। उसके लिए आपको कम से कम उस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होगा। पार्टी की कोर विधानमंडल दल के नेता भी हैं एक नाथ शिंदे, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। सुनिए तो मेरी बात, संवैधानिक रत्नेश भाई, संवैधानिक विधानमंडल दल के नेता है वो, और वो 33 लोगों के नेता रहेंगे और उसके साथ वो जाएंगे, तो वहाँ पर संवैधानिक संकट नहीं खड़ा हो रहा। लेकिन हाँ, 37 की संख्या पूरी होनी चाहिए, काउंटिंग पूरी होनी चाहिए, उसके बाद सब हो जाता है। अरे भाई, संख्या पूरी होनी चाहिए रत्नेश भाई। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के सामने जब ऐसा क्राइसिस आया था तो अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने आप को पार्टी का नेता करवाया, उसके बाद वहाँ पर वो संकट नहीं आया था प्रभु, वहाँ पर नहीं आया था, वहाँ तो। और ये वहाँ पर समझनी होगी। दूसरी बात, अगर रवि अगर वो 35 विधायक नहीं जुटा पाते हैं तो आदरणीय उद्धव जी असेंबली को डिसॉल्व करने की भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। चलिए, कांग्रेस भी अपना गणित लगा के बैठी है कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, और बाकी पार्टियां तो जाहिर तौर पर निगाहें बनाई हुई ही है, और भारतीय जनता पार्टी तो अपनी गहरी नजरें बनाए हुए हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। पूरी बात नहीं बताई। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा रत्नेश जी, मैं इससे ज्यादा वक्त आपको नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत आखिर किस करवट बदलती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ही घंटों में तस्वीरें साफ हो पाएगी। अब वाकई देखने वाली बात होती है कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनी रहती है या फिर दूसरी सरकार को मौका मिलता है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।